नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबर, चाहे सोना चांदी हो, चाहे शेयर बाजार हो। सबसे पहले हमारा रुपया जो है वो डॉलर की तुलना में बहुत ज़बरदस्त फिसला और 89 पॉइंट जो है 49 पे पहुंच गया था और अभी जो रेट आ रहा है वो 89.58 के आसपास आ रहा है, जो कि अब आरबीआई का इंटरवीन होना था उसमें और तमाम बातें। तो अब देखते हैं कि अगला जब मंडे को जो है उसमें क्या रहता है, वो तमाम चीज़ें हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसमें, चूँकि अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील नहीं हो पा रहा है, प्लस जो हम जो चीज़ें मंगा रहे हैं, तेल भी एक बड़ा फैक्टर होगा क्योंकि तेल जो है अब थोड़ा महंगा आएगा। रसिया से जो तेल जिस तरीके से कम किया जा रहा है, रिलायंस ने भी लेना जो है कम किया है, तो उस पे जो है एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और तमाम चीज़ें हैं। तो देखिए, इससे क्या होगा कि जो सोना चांदी की बात हम लोग करते हैं, तो सोना चांदी बट नेचुरल सी बात है कि जब हमारा रुपया कमज़ोर होगा तो वो यहाँ बढ़ेगा। इंटरनेशनल पे जो फ़र्क है वो तो अलग है, लेकिन यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से चूँकि जो गोल्ड आता है या जो भी सिल्वर आता है वो सब डॉलर पे होता है, तो अगर वो कमज़ोर हो रहा है तो वो एक है। तो ये एक बड़ा कंसर्न है। गोल्ड सिल्वर तो एक अलग इशू है, लेकिन जिस तरीके से गोल्ड और सिल्वर पे देखिए, गोल्ड पे क्या है कि 0.11% की तेज़ी देखी गई है और सिल्वर में जो है 1.09% की नरमी है। जो हम लोग बात करते रहे कि ओवरऑल इसी तरीके का भी सिनेरियो रहेगा, इसी तरीके से ऊपर नीचे हिचकोले खाता रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म अच्छा है, लॉन्ग टर्म बुलिश है, वो तो एक अलग टॉपिक है ही है। लेकिन एक एक चीज़ और देखा जा रहा है कि गोल्ड पे जो कई सारे फैक्टर्स थे, हमने कल ही जिक्र किया था कि 5-6 जो है फैक्टर्स हैं जिसके कारण गोल्ड और सिल्वर का बाज़ार आने वाले समय में ठीक ठाक रहेगा। उसमें से एक जो कंसर्न है, बड़ा पॉइंट है, वो है यूरोप और जो है यूके का जो बॉन्ड बाज़ार है, वो भी एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि वहाँ जिस तरीके से कमज़ोरी देखी जा रही है और उसमें जैसे अमेरिका का तो ही है, चल हम लोग देख ही रहे थे, यूनियन का जो बॉन्ड बाज़ार है वो 12 से 13 ट्रिलियन जो है यूरो का है और यूके का 2.6 ट्रिलियन पाउंड का है। तो अगर इसको मिला लें लगभग तो ये 1600 लाख करोड़ के आसपास का हो जाएगा, जबकि अमेरिका का जो है वो लगभग 3800 लाख करोड़ के आसपास का बॉन्ड बाज़ार है। तो वो और इसमें काफ़ी नरमी देखी जा रही है, क्योंकि देखिए 2-3 बातें हैं कि यूरोप का जो बाकी जो कंट्री है वो ठीक ठाक नहीं कर रहा है। जर्मनी में भी गड़बड़ा गया था, लेकिन जर्मनी ने अपने आप को संभाल लिया है। यूके थोड़ा सा ठीक ठाक है, लेकिन बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो यूयू में हैं, वो सब जो है उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। गंदा स्थिति है, चाहे वो इटली का हो, चाहे स्पेन का हो, हर जगह फ्रांस है, सब जो है काफ़ी कमज़ोर चल रहे हैं। तो और वो एक चीज़ है कि जब बॉन्ड का बाज़ार कमज़ोर होने लगता है तो वो गोल्ड सिल्वर की तरफ जाने लगता है। देखिए, डिमांड तो है ही है दोनों में, गोल्ड में भी है, सिल्वर में भी है, लेकिन रेट जो है वो इतना फ्लक्चुएट क्यों करता है? कायदे से अगर आप देखें सीधा सिल्वर को ही देख ले, जैसे कि जो है 26,000 मैट्रिक टन जो है रिसाइकलिंग होकर निकल रहा है और तमाम चीज़ हो रहा है, और डिमांड जो है वो 31,000 मैट्रिक टन का है। मतलब 5 से 6,000 मैट्रिक टन का शॉर्टेज चल रहा है पिछले 5 साल से। तो ऐसे में तो सिल्वर को रॉकेट हो जाना चाहिए था। लेकिन जो हम लोग बार बार जिक्र करते रहे थे कि रेट जो है वो पश्चिम देश जो है वो तय करता है। ये कॉमिक्स उसके पास है, बुलियन मार्केट उसके पास है, और एक जो सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव से जो पेपर आप जिस पे कहें कि कागज़ों पे जो अब देखिए, डेरिवेटिव्स जो है अब क्या हो गया, सट्टेबाजी हो गया है, तो वो आपके रेट को कंट्रोल करता है, उसमें फ्लक्चुएशन करता है। तो लोग क्या होता है कि जो फिजिकल गोल्ड सिल्वर है वो भी निकल जाता है लोगों के हाथ से, और क्योंकि उस रेट को देखकर डर कर चले जाते हैं, क्योंकि वो एक माया जाल है। डेरिवेटिव्स क्या है, एक छाया है, एक छाया प्रणाली है। देखिए, ऐसा है कि जो डेरिवेटिव्स में जो है शेयर बाज़ार में तो तूफान है ही है उसका, लेकिन गोल्ड सिल्वर के साथ कहानी कुछ और हो जाती है। अगर डेरिवेटिव्स कहीं थमता हुआ दिखेगा तो गोल्ड सिल्वर के सामने थमता हुआ दिखेगा। तो बात करते हैं हम लोग डेरिवेटिव्स के बारे में। डेरिवेटिव्स उसको सिंपल भाषा में ये समझिए कि आपको लग रहा है कि कोई प्रोडक्ट 5 रुपये का है और ये 6 रुपये का हो जाएगा, आप सौदा कर लेते हैं, और जब 6 रुपये का हो गया तो आपको 1 रुपये का फ़ायदा हो गया, और अगर उस समय 4.5 रुपये का हो गया तो आपको 50 पैसे का घाटा हो गया। या दूसरे तरीके से कि 5 रुपये का सामान है जो है, उस समय आपको लगता है कि ये 4.5 का हो जाएगा, आप सौदा कर लेते हैं, 4.5 का हो गया तो 50 पैसे का फ़ायदा हो गया, और 5.5 का हो गया तो 50 पैसे का घाटा हो गया। तो ये है डेरिवेटिव्स मार्केट, छाया प्रणाली, ओरिजिनल कुछ नहीं है।
तो इस समय जो अगर पूरी दुनिया का जो कर्ज है वो 300 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। पूरी दुनिया का जीडीपी जो है वो 100 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। लेकिन जो डेरिवेटिव्स का बाजार है वो 1000 ट्रिलियन डॉलर का है मिनिमम, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। जो उसका एग्जैक्ट फिगर जो बताया जा रहा है कि ये 1000 से लेकर 1200 ट्रिलियन डॉलर का बाजार है। अगर हम लोगों ने जो पढ़ा है क्या है, लाख, करोड़, अरब, खरब, नील, पदम, तो ये एक पदम के बराबर का है, एक पदम। उसके बाद जाकर शंख और महाशंख आता है जो बचा हुआ है, वो भी किसी दिन डेरिवेटिव्स उसको भी टच कर लेगा। जो जिस तरीके का बाजार है, अमेरिका जो गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म किया 1971 में, तो उस समय बड़े ज़बरदस्त फ्लक्चुएशन हो रहे थे बाज़ार में। इकॉनमी पूरी तरीके से कभी ऊपर भाग रहा था, कभी नीचे भाग रहा था, तमाम चीज़। तो कई सारे बैंक डूबने के कगार पे पहुंच गया था। तो उस समय एक आइडिया आया डेरिवेटिव। उसका उद्देश्य था कि व्यवसाय को जोखिम से बचाना। जैसे किसान चाहता था कि उसकी गेहूं का कीमत तय कर ले वो पहले से ही, जो है बैंक चाहता था कि एक जो है मुद्रा का जो उतार चढ़ाव हो रहा था उससे बच सके। तो इन चीज़ों को लेकर एक बड़ा पॉजिटिव चीज़ आया उस समय, वहाँ के बैंकरों के दिमाग में आया कि एक डेरिवेटिव्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। हो गया काम, ठीक ठाक चलने लगा। 1980 के दशक में वॉल स्ट्रीट को समझ में आ गया कि डेरिवेटिव से सट्टा भी किया जा सकता है, और उसके बाद से वो सिलसिला शुरू हुआ। और हर चीज़ में, चाहे वो करेंसी का हो, चाहे शेयर बाज़ार का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे तमाम चीज़ का, वो एक डेरिवेटिव्स चल पड़ा उस समय। कमोडिटीज़ का हो गया, हर जगह जो है डेरिवेटिव्स की धूम चलने लगी और लोग जमकर कमाने लगे। एक ऐसा बाज़ार जो सुरक्षा के लिए बनाया गया था और चुपचाप दुनिया का सबसे बड़ा कैसीनो बन गया, सबसे बड़ा जुए का अड्डा बन चुका था वो अब डेरिवेटिव्स। और 90 के दशक के अंत तक आते आते ये वायरस की तरफ फैल गया। बैंक हो गया, ट्रेडिंग डेस्क हो गया, हर सीईओ को मुनाफा चाहिए था। तो ये डेरिवेटिव्स से चीज़ें होने लगी। इस समय अमेरिका में जो है फेडरल रिजर्व का एक चीफ आया, एलन ग्रीनस्पैन, और उसने डेरिवेटिव्स को रेगुलेट करने से मना कर दिया। उसने कहा कि भाई, इकोनॉमिस्ट चेतावनी दे रहे थे कि भाई ये बहुत खतरनाक हो जाएगा, इसको रेगुलेट कीजिए। तो उन्होंने कहा कि इकोनॉमी अपने आप को खुद एडजस्ट कर लेता है, और उसको उसने और फैलाव दे दिया। उसके बाद से ये फैलता चला गया। फिर 1998 में जब रसिया का क्राइसिस हुआ, तो उसमें एक हेज जो बैंक था वो पूरी तरीके से जो है बर्बाद होने वाला था, और उससे क्या होता कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में बड़ी ज़बरदस्त तबाही मच सकती थी। तो फिर फेड के चीफ ने एक बैठक बुलाई, सारे जो है अमेरिका के जितने बड़े बैंकर थे सबों को, और उनको एक आदेश दिया गया कि इस हेज कंपनी को जो है बचाया जाए, और उसको एक प्राइवेट बेल आउट देकर बचाकर उस खतरे को टाला गया। लेकिन वो खतरा टला नहीं, और 2008 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया उसमें सबसे बड़ा मार्केट रोल जो है वो डेरिवेटिव्स का था। 2008 में क्या था कि एक चेन रिएक्शन चल रहा था, चीज़ें भाग रही थी, कीमत भागे जा रहा था, और उसमें से एक चेन टूट गया। जो AIG का जो डेरिवेटिव्स है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, और इतना बड़ा वो हो चुका था कि उसको बेल आउट करके भी बचाया नहीं जा सकता था। और उसके कारण एक जो है बहुत ज़बरदस्त इकोनॉमिक रिसेशन आया जो 1929 के बाद का था। अब तो बहुत बड़ा रूप बन गया, अब वो एक राक्षस के तौर पे बढ़ चुका है। OTC डेरिवेटिव्स, सिंथेटिक डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स के ऊपर डेरिवेटिव्स, डार्क पूल डेरिवेटिव्स, क्रिप्टो डेरिवेटिव्स, जो है अनरेगुलेटेड बहुत सारे डेरिवेटिव्स हैं इस समय, जो पूरे दुनिया के मनी मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। और जो ओरिजिनल मार्केट है वो है नहीं। जैसे कि सोना चांदी को लेकर देखें, जो बीच में 28 अक्टूबर को जो 8% जो गिरा, वो क्या था? वो डेरिवेटिव्स, चूँकि वहाँ शॉर्ट किए हुए थे, पोजीशन काफ़ी शॉर्ट था, लोगों को फिर डराया गया और उस तरह से मार्केट गिरा और अपना पोजीशन उसने सेव कर लिया। नहीं तो उस समय ये बताया जा रहा था कि जिस तरीके का शॉर्ट पोजीशन हो गया था गोल्ड और सिल्वर पे, खासकर सिल्वर पे, और मार्केट जिस तरीके से भाग गया था, बहुत सारे बैंकर जो है वो दिवालिया हो जाते। तो उसको बचाने के लिए जो छाया प्रणाली है जिसका रेट कागज़ों पे है, उस पर उठापटक करके जो फिज़िकल है उस बाज़ार पे असर डाला गया। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो बाकी जगह आप डेरिवेटिव्स में जाते हैं, यहाँ पे गोल्ड सिल्वर फिज़िकल है, आपके हाथों में है, और वो एक लिमिटेड है। तो यहाँ जो चीज़ें देखी जा रही है, अभी जो लड़ाई चल रहा है, जो चाइना प्लस जो बाकी कंट्री है और जो अमेरिका प्लस बाकी कंट्री है, उसके बीच जो चल रहा है कि प्राइस कंट्रोल कौन करे। तो प्राइस कंट्रोल की जो बात है वो जो है अभी क्या कर रहा है कि जो है लंदन का बुलियन मार्केट और कॉमेक्स जो है
वो उसके ज़रिए कंट्रोल हो रहा है, लेकिन फिज़िकल इधर खरीदारी हो रही है। तो वो एक द्वंद्व चल रहा है, और जिस दिन ये द्वंद्व में फिज़िकल वाला जैसे जैसे अब बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे इधर कंट्रोल होता चला जाएगा, तो वो एक दिन पेपर ट्रेडिंग जो है, खासकर गोल्ड सिल्वर के मामले में फिसलता हुआ जाएगा। उस दिन जो बात कही जा रही है, अब ये 5 साल में होगा कि 10 साल में होगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन उस दिन जो है क्या होगा कि जो गोल्ड का जो रियल वैल्यू है वो तय होगा। अभी रियल वैल्यू नहीं तय हो पा रहा है, क्योंकि उसमें अमेरिका जो है उसके फ़ायदे में है। अगर आप गोल्ड का रियल वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा तो फिर अमेरिका का डॉलर जो है और कमज़ोर दिखेगा। जो डेरिवेटिव्स का बाज़ार है वो जो ग्लोबल जीडीपी है उससे 10 गुना से ज़्यादा है। जो वर्ल्ड का जो स्टॉक मार्केट है उससे 20 गुना से ज़्यादा है। एक्चुअल मनी जो है लोगों के पास उससे 50 गुना से ज़्यादा है। गोल्ड सिल्वर को भी इस समय कंट्रोल कर रहा है, लेकिन यहाँ कहानी बदलेगी, लेकिन आने वाले समय में। और कोई भी सरकार, बैंक या संस्था, फेड, आईएमएफ, बीआईएस, बड़े बैंक भी जिन्होंने इन्हें बनाया है, इस पे कंट्रोल नहीं कर सकते। जब ये अपना रूप दिखाने लगता है और ख़तरनाक रूप दिखाने लगता है तो यहाँ कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस इतनी ही खबर है। और जो फैक्ट लाइन उत्पल है उसमें अभी नया प्रोग्राम जो है अगले 6-7 दिनों तक शायद ना डाल पाऊँ, क्योंकि फिल्म फेस्टिवल को लेकर जो व्यस्तता है उसके कारण। और इस प्रोग्राम में से उसमें से कुछ एक ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं जो इन्वेस्टिंग माइंड्स में नहीं है, इसलिए इस प्रोग्राम को उधर भी टेक कर देंगे ताकि वो उनको भी जो है हर दिन कुछ ना कुछ नया मिलता रहे। और कल का बुलेटिन जरूर देखिएगा, उसमें डाइवर्सिफिकेशन की जो बारे में बात कही जाती है कि आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, कितना एसेट्स होना चाहिए आपके पास, और प्रॉफिट क्या फ़र्क पड़ता है, और रिस्क जो सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है आदमी का, कि सबसे बड़ा जो फैक्टर क्या होता है आपको कमाने में, कि रिस्क को कम करना। तो उसको कैसे कम किया जा सकता है वो डाइवर्सिफिकेशन वाले क्लास में हम लोग सीखेंगे कल। तो चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कल मिलते हैं फिर।